हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे फीचर्स जो है हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में दूसरे देशों के संविधान से अपने संविधान में ऐड किया है। तो चलिए फटाफट हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा फीचर्स जो है बोरोड किया है दूसरे कंट्री से अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। ठीक है, तो नोट डाउन करते चलिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिए हैं फेडरल स्कीम। फिर हम लोगों ने जो गवर्नर का जो ऑफिस होता है, मीन्स उसका जो पद होता है, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। फिर जुडिशियरी का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। एंड देन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। और इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो ये जो मैंने 5 चीज़ें लिखी हैं ये हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी प्रोविजन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या बोरोड किए हैं। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आइए देखते हैं फटाफट। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया है सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिया है हम लोगों ने? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये हम लोगों ने बोरो किया है। एंड देन रूल ऑफ लॉ। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में, तो हमेशा याद रखना रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और रूल बाय लॉ जो है मैं अभी लिखवाऊंगा उस चीज़ को भी, वो हम लोगों ने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर बाई लॉ की बात आएगी तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, और अगर रूल ऑफ लॉ की बात आएगी तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं उस चीज़ को भी नोट डाउन करा दूंगा। ठीक है, तो ये फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है, जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हैं, ठीक है, वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप, वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटिश से ही लिया है। कैबिनेट सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है हम लोगों ने? वो भी हम लोगों ने ब्रिटिश से ही लिया है। देन प्रेरोगेटिव रीट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिकल 32 और 226 में बात किया गया है, वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फिर बाई कैमरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से हम लोगों ने लिया है? वो भी हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो ये जो मैंने 7 लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लेना। देन अब बात करते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या बोरोड किए हैं। ठीक है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इनकॉर्पोरेटेड है। फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, वो कहाँ से हम लोगों ने लिया है? तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। अब आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिखा था जुडिशियरी। तो अगर सिर्फ जुडिशियरी पूछेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और अगर आपसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पूछता है तो आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है। फिर अगर और बात करें तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है,
जुडिशियल रिव्यू ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये भी हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71, इम्पीचमेंट ऑफ आई एम सॉरी आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएस से लिया है। उसके बाद कि अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर हाई कोर्ट के जज को अगर उसको हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रचलन है, आई मीन्स जो वाइस प्रेसिडेंट का कैसे जो पोस्ट है, बाय द वे ये समझ लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से हम लोगों ने लिया है, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो यहाँ पे मैंने 6 चीज़ें लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया है हम लोगों ने, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, जुडिशियल रिव्यू ये भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, जो प्रेसिडेंट को जो हटाने का जो तरीका है उसको हम लोग इम्पीचमेंट बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फिर अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये भी हम लोगों ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है इसकी भी चर्चा जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी और वहाँ से हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को भी हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या किया लिया। अब चौथा बात करते हैं कि हम लोगों ने आयरलैंड से क्या किया लिया, जिसको हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। फिर अगर हम लोग बात करें तो जो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन किस चीज़ का नॉमिनेशन, राज्यसभा में, राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है, जैसे कि आपको पता होगा है ना, तो जो नॉमिनेशन है राज्यसभा का, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड क्या होगा, कैसे कराया जाएगा चुनाव एक प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें एमएलए, एमपी और जो आपके 2 यूनियन टेरिटरी हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, और आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे कराया जाएगा एक इलेक्शन इसका प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ये बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, मेथड, ये हम लोगों ने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कराया जाता है, इसका क्या मेथड है, ये हम लोगों ने आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर अगर हम लोग बात करें कि कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो सबसे पहले कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फेडरेशन है, फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो इसका कॉन्सेप्ट भी, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो लिस्ट है 7th शेड्यूल, उसमें हम लोगों के पास 3 तरीके के लिस्ट है, एक होता है स्टेट लिस्ट, दूसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, और एक होता है सेंट्रल लिस्ट। तो जैसे कि सेंट्रल लिस्ट में मैं बात करूं तो उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कोई नियम कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें शामिल की हुई हैं उसमें सिर्फ स्टेट ही नियम कानून बना सकते हैं। और कंकरेंट लिस्ट में
दोनों मिल करके बनाते हैं, स्टेट और सेंटर। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ जो छूट गया हो, जो मेंशन ना किया गया हो ये तीनों में, ना ही सेंट्रल लिस्ट में, ना ही स्टेट लिस्ट में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में, तो उस चीज़ पे कौन बनाएगा, उस पे किसका अधिकार होगा? तो उस पे सेंटर का अधिकार होता है, ठीक है। उस पे जो भी नियम कानून होगा वो कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, ठीक है। आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो उस तरीके के पावर को हम लोग बोलते हैं रेजिड्यूरी पावर्स, ठीक है। तो रेजिड्यूरी पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि सेंटर बनाएंगे इस पे कानून, ये भी कहाँ से लाया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर और देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने कनाडा से इनकॉर्पोरेट किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बोरो किया है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो राज्यपाल का जो अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा, आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है किसी भी स्टेट में, वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है, सेंटर के द्वारा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया था? तो कनाडा से ही लिया था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर एडवाइस लेना पड़े, है ना, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है, आई मीन्स नॉट सुप्रीम कोर्ट को, जब प्रेसिडेंट को किसी भी तरह का मदद लेना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से मदद ले सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी कहाँ से आया कॉन्सेप्ट निकल के? कनाडा के ही कॉन्स्टिट्यूशंस में था, जो कि हम लोगों ने बोरो किया है, ठीक है। फिर यही मुख्य चार जो हैं वो कनाडा से हम लोगों ने लिए हैं। फिर अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने कनकरेंट लिस्ट को लिया है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन किया था कि ये कनकरेंट लिस्ट क्या होता है। जैसे कि 3 तरीके के लिस्ट होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कनकरेंट लिस्ट, जो कि हमारे 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। मतलब कुछ ऐसे चीज़ जिस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, आई मीन्स नियम कानून बना सकती है और उसको लागू कर सकती है। कुछ ऐसे प्रावधान जिस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही रूल एंड रेगुलेशन कर सकती है, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से हम लोगों ने लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड करने की जो आज़ादी है, इसका भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है हम लोगों ने? तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, ठीक है, तो इसका भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे कि आपको पता होगा भी ये बात कि जब भी कोई भी बिल जो होता है वो लोकसभा से जब पास होता है एंड देन जब राज्यसभा से पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और फाइनली जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो वो वो कानून बन जाता है, ओके, वो लॉ बन जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होता है, तो उस कंडीशन में एक ज्वाइंट सीटिंग दोनों सदन आपस में बैठते हैं और फिर बैठ के ज्वाइंट सीटिंग, जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये ज्वाइंट सीटिंग की चर्चा जो है वो आर्टिकल 108 में भी किया गया है, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें दोनों सदन के जो मेंबर्स होते हैं वो बैठते हैं और फिर वोटिंग होती है और फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है ज्वाइंट सीटिंग की? तो हमेशा याद रखिएगा जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही करते हैं इसकी अध्यक्षता, ठीक है। तो ज्वाइंट सीटिंग की चर्चा, जैसे कि मैंने बताया कि अपने
आर्टिकल 108 में चर्चा किया गया है। और ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। फिर आइए हम लोग बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे 4 चीज़ें, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कॉन्करेंट लिस्ट और ये 4th वाला ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने बोरो किया है। चलिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविज़न। अब आप कहिएगा सर इमरजेंसी प्रोविज़न तो पहले ही बता चुके हैं आप कि इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो कहाँ से हम लोगों ने लिया है। तो इमरजेंसी प्रोविज़न हम लोगों ने कहाँ से लिया है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना मैंने इमरजेंसी प्रोविज़न। ओके, नहीं तो बताया था मैंने थोड़ा देर पहले, एक बार उसको आप लोग देख लेना। तो इमरजेंसी प्रोविज़न रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को हालांकि कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन अगर इमरजेंसी के दौरान आपका, ऑब्वियस ही बात है, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को कि इमरजेंसी के दौरान जो है आपके ये फंडामेंटल राइट्स भी छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है इमरजेंसी के दौरान जो है वो आपसे ये सस्पेंड भी किया जाता है। मीन्स आपको ये पता ही भी होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है इमरजेंसी के दौरान जो है वो छीन लिए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, तो जर्मनी से लिए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो है जो हम लोगों ने फॉलो किया है। फिर अगर हम बात करें तो रसिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, आई मीन्स आज के डेट में रसिया बोलेंगे इसको, यूएसएसआर को। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो कि हम लोगों ने लिया है, ये रशिया से लिया है, ठीक है। उसके बाद जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है, जो ये तीनों वर्ड हम लोगों ने कहाँ से लिया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जो है ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो यूएसएसआर से ही लिया है। अपने प्रीएम्बल में ये तीनों वर्ड हम लोगों ने ऐड किया था, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो रसिया से लिया है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कि फ्रेंच से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने 3 वर्ड अपने प्रीएम्बल में ऐड किया है। एक है आपका लिबर्टी, दूसरा है आपका इक्वलिटी और तीसरा है आपका फ्रैटर्निटी, भाईचारा, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, ये तीनों वर्ड हम लोगों ने अपने प्रीएम्बल में कॉर्पोरेट किया है। तो ये हम लोगों ने ये तीनों वर्ड कहाँ से बोरो किए हैं, तो फ्रेंच से बोरो किए हैं, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग कई सारे अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। तो वो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, जो संशोधन जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। जब हम लोग संविधान को संशोधन करते हैं तो इसकी क्या प्रोसीजर है, ये हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो राज्यसभा से लिया है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा का बात हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा की बात करी थी, तो वो हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है।
जब नॉमिनेशन की बात आएगी तो आयरलैंड, और जब इलेक्शन की बात आएगी तो आपका साउथ अफ्रीका। फिर सबसे लास्ट अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जापान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो हालांकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जापानीज से हम लोगों ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, एक बात याद रखना, बाई लॉ, यहाँ पे बाई, ये सारा खेल बाई का है, ठीक है। तो जब बाई लॉ पूछेगा तो आपको जापानीज मारना है, और जब आपसे ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड ऑफ लॉ पूछेगा तो आपको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बोलना है। रूल ऑफ लॉ पूछेगा तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और रूल बाई लॉ पूछेगा तो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रहे दोस्तों आपके जो अलग अलग देशों से जो हमारे संविधान में जो कुछ फीचर्स बोरोड किए गए हैं वो यही सब हैं, और ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इन्हें देख लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।